तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 5 की शुरुआत एकदम ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक, विथ कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 5 जो है वह है हमारा पर्यावरण, यानी कि इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे पर्यावरण के बारे में। तो आइए इसको हम थोड़ा सा बता दें। हमारा का मतलब हम सबका, और पर्यावरण दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला तो आपका है परि और दूसरा इसका है आवरण। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं, तो पहला भाग परि और दूसरा भाग आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है कि घिरा हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। अब तो देखिए, इन दोनों को अगर हम मिला करके इसका अर्थ समझें तो चारों ओर से घिरा हुआ ऐसा आवरण है। कैसा आवरण है? कि जो कि चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ का क्या मतलब है? कि हम जहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, एक पानी भी वहाँ होता है, हवा भी होता है, और वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें होती हैं जो कि हमारे सांस लेने में सहायता करती हैं। ऑक्सीजन होता है, और बहुत सारे पेड़ पौधे, फल फूल, साग सब्जी इत्यादि बहुत सारे कुछ होते हैं। और उन्हीं के चारों तरफ से जो घिरे हुए हम हैं, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। यानी कि इन्हीं चीज़ों का, जिस चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वे क्या कहलाएंगी? एक पर्यावरण की हिस्सा कहलाएंगी। तो हम इस पाठ के अंतर्गत इसी पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसका एक अंग पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इसका अर्थ मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे चीजें आगे चलती जाएंगी आपको अर्थ इसका समझ में आता चला जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम आपके टॉपिक्स को। तो देखिए, एक वर्ड आपके पाठ के नाम में एक वर्ड आया होगा जिसका नाम है परिस्थितिकी, जो आपको परेशान कर रहा होगा कि आखिर में परिस्थितिकी है क्या। तो आइए हम समझाते हैं परिस्थितिकी है क्या। देखिए, परिस्थितिकी की अंग्रेजी जो होती है वह होती है इकोलॉजी। क्या होती है? इकोलॉजी। इकोलॉजी जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला तो आपका है इको और दूसरा है लगोस। दूसरा क्या है? लगोस। इको का अर्थ होता है घर, इको का अर्थ होता है घर, और लगोस का मतलब होता है अध्ययन। लगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इको का मतलब होता है आपका घर, और लगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी कि कहने का मतलब इको का मतलब घर और लगोस का मतलब अध्ययन। यानी कि अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या है? कि घर के व्यवस्थाओं का अध्ययन, भाई घर का हम क्या करेंगे? घर की व्यवस्थाओं का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करेंगे, व्यवस्थाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे वह क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। यह देखिए, शुरू में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक रेटर, कौन से वैज्ञानिक थे? रेटर, जिन्होंने 1865 ईस्वी में इन्होंने रेटर ने इसको नाम दिया किसका? इकोलॉजी का। उनके हिसाब से वैज्ञानिक रेटर के हिसाब से घर की व्यवस्थाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। भाई रेटर ने, मैंने क्या कहा कि जो वैज्ञानिक थे रेटर, उन्होंने 1865 ईस्वी में इकोलॉजी का नाम दिया, और उन्होंने बताया इनके हिसाब से इकोलॉजी का मतलब क्या है? घर की व्यवस्थाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने 1869 में इसकी क्या की? व्याख्या करी।
किसकी? इकोलॉजी की। इकोलॉजी की क्या करी इन्होंने? व्याख्या करी। और अपनी व्याख्या में यह बताया कि देखिए यह जो हम पाठ पढ़ रहे हैं यह जीव विज्ञान से रिलेटेड है, यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो इन्होंने अपनी व्याख्या में यह बताया कि इकोलॉजी जो है आपका जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? जीवों और उनके आसपास के वातावरण के मध्य जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, वातावरण के मध्य जो परस्पर क्रियाएं, जीवों और वातावरण के मध्य जो आपस में परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं वह क्या कहलाता है? आपका इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि अर्नेस्ट हैकल ने क्या परिभाषा दी? अर्नेस्ट हैकल ने यह परिभाषा दी कि जीवों और उनके वातावरण के मध्य परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं वह आपका क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आइए परिभाषा पढ़िए, फिर आगे इसको डीप में जाकर के समझते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव समुदायों, यानी कि जितने भी प्रकार के जीव हैं, ऐसा नहीं है केवल मनुष्य ही जीव है, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, ये सारे क्या हैं? जीव हैं। इसलिए हमने क्या उपयोग किया है यहाँ पे? जीव समुदायों, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव आ जाएंगे और उनके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन जीव विज्ञान की जो शाखा कराती है वह क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। अब देखिए जीव समुदायों और वातावरण के मध्य परस्पर क्रियाएं होंगी क्या आखिर? तो आपको समझा दें कि जैसे अगर आप एक छोटा सा मैदान का अगर भूभाग देखिए, छोटे से मैदान का अगर टुकड़ा देखिए, तो इसमें बहुत सारे घास होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी कि बहुत सारे घास, पेड़ पौधे इत्यादि होंगे। अगर कोई भी नॉर्मली कहीं भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं भी अगर आप भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा देखेंगे तो उसमें घास, पेड़, पत्ते, फूल, फल इत्यादि बहुत सारे कुछ मौजूद होंगे। तो यहाँ पे पेड़ पौधे मौजूद हैं। अब देखिए इसी में कुछ कीड़े मकोड़े भी मौजूद आपको दिखाई देंगे, कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे, कुछ छोटे पेड़ भी दिखाई देंगे, कुछ चिड़ियाँ भी दिखाई देंगी, और अगर बड़ा जंगल है तो शेर इत्यादि भी दिखाई देंगे, हिरन भी दिखाई देंगे, मनुष्य भी दिखाई देंगे, और सभी का एक दूसरे के साथ क्या है? आपस में परस्पर संबंध है। जैसे अगर यहाँ पे कीड़े हैं तो कीड़े क्या करने आए हैं? घास को खाने आए हैं। अगर यहाँ पे चिड़ियाँ हैं तो चिड़ियाँ क्या करने आई है? उस कीड़ों को खाने आई है। अगर यहाँ पे सांप है तो सांप क्या करने आया है? उस चिड़िया को खाने आया है। यानी कि हर कोई न कोई अपना अपना एक उद्देश्य बनाकर आया है, यानी हर किसी का एक दूसरे के साथ क्या है? आपस में संबंध है। और इसी संबंधों के बारे में जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वह आपका क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड उत्पन्न हो जाते हैं, एक तो आपका है परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, और दूसरा आपका है परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इकोलॉजी एक बहुत बड़ी शाखा है, जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत इसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। लेकिन जो आपका परिस्थितिकी तंत्र है, ये चीज़ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जीवों और उनके वातावरण के मध्य परस्पर होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, यह देखिए पारिस्थितिकी से बहुत अलग है। आइए इसकी परिभाषा पढ़िए कि यह एक प्राकृतिक इकाई है। यह कैसी इकाई थी? जैविक इकाई थी, जिसका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यह क्या है? यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत सभी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अब देखिए इसमें दो चीज़ आया, जैविक और अजैविक पदार्थ। मैं इसको रफ करूंगा, अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए दो चीज आया, एक तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ और दूसरा क्या आया? अजैविक पदार्थ।
जैविक पदार्थ के जंतु आ जाएंगे यानी पूरे जीव आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे यानी पेड़ पौधे आ जाएंगे इत्यादि, ये सब यानी कि जिसमें जीव हो, यानी क्या हो, जो सजीव अवस्था में हो, जिसमें क्या हो, जीव हो, वह कैसे पदार्थ कहलाएंगे, जैविक पदार्थ कहलाएंगे। वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, अजैविक पदार्थ कहलाएंगे। तो देखिए इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि यह एक प्राकृतिक इकाई है, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक है, जो हमारी प्रकृति है, उसका एक छोटा सा अंश है, क्या है, जिसके अंतर्गत हम सभी जैविक तथा अजैविक पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया कर एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। ये जो आपका जैविक पदार्थ हैं और अजैविक पदार्थ हैं, ये आपस में अंतःक्रिया करके एक जैविक इकाई तैयार करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आइए इसको समझाते हैं कि जैसे आपका पेड़ पौधा जो है अपने से भोजन बनाता है सूर्य की प्रकाश की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। इन्होंने अपना भोजन तैयार किया और अपना भोजन को ग्रहण किया और अपना विकास किया। पौधा जब बड़ा होता है तो उसको कीड़े मकोड़े फतिंगे ये सब आकर के उसको क्या करते हैं, खाते हैं। पौधा चूंकि वह किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की भाषा में, इस पाठ की भाषा में हम उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। यानी कि जो किसी पर निर्भर न हो, स्वयं से क्या कर रहा हो, फल फूल रहा हो, खा पी रहा हो, वह क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद। तो पौधे हो गए। अब पौधों को खाने के लिए कीड़े मकोड़े फतिंगे ये सब आते हैं। अब कीड़े मकोड़े फतिंगों को खाने के लिए चिड़िया आती है, चिड़िया को खाने के लिए आपका सर्प आता है, सर्प को खाने के लिए बाज आता है, बाज को खाने के लिए कोई और आता है। यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो कि हम जैविक पदार्थों और अजैविक पदार्थों के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिस तंत्र के माध्यम से, जिस सिस्टम के माध्यम से, वह क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। प्यारे देखिए, आपके पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या कहती है कि जो जैविक पदार्थ हैं और अजैविक पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक इकाई का निर्माण करते हैं, एक इकाई तैयार करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। कौन सा तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। जब जैविक पदार्थ यानी कि जो सजीव हैं और जो अजैविक पदार्थ यानी कि जो क्या है, निर्जीव हैं, जो सजीव नहीं हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके, आपस में अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, एक इकाई का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देखिए ये कैसी इकाई का निर्माण करता है। जैसे अब देखिए, अगर इनका अंतर हम समझेंगे, इनका अगर अंतर हम समझना चाहेंगे तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो जीव होता है उसके चारों तरफ वातावरण से मतलब होता है। यानी कि जैसे जल हो गया और मृदा हो गया, जलवायु हो गया, यानी जिसमें ऑक्सीजन वगैरह आया, बरसात हो गया, जलवायु और स्थान हो गया। यानी कि जो आप पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, उसमें जीव का सबके साथ मतलब होता है। जैसे यह एक बहुत बड़ी शाखा है, यानी कि अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह एक पारिस्थितिकी की ही क्या है, शाखा है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव से संबंधित, जीव से जितने भी चीज़ संबंधित है, हम सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है कि जिसमें देखिए जैसे जैविक और अजैविक पदार्थ मिल करके आपस में क्रिया करके एक इकाई का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसमें देखिए होगा क्या कि जैसे आपका
घास है, घास को खाने के लिए कीट आता है, कीट को खाने के लिए कोई और आता है और उसको खाने के लिए कोई और आता है और अंत में सबके मरने के पश्चात उन सबका अपघटन हो जाता है और सब कुछ क्या हो जाता है, मिट्टी में पुनः से मिल जाता है। यानी कि एक ऐसी इकाई तैयार होती है, एक ऐसी इकाई तैयार होती है कि जो पुनः एक राउंड घूम करके, भाई देखिए, मिट्टी से जीव बना, मिट्टी से जीव बना और अंतिम में खा पी करके जो भी करके वृद्धि विकास करके अपना, और अंतिम में जब वह खत्म हुआ तो फिर कहाँ मिल गया, मिट्टी में मिल गया। तो इसने जो तंत्र तैयार किया, उस तंत्र का अध्ययन हम जिस तंत्र के अंतर्गत करेंगे वही क्या कहलाएगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में किया। कितने में, एजी टेंसले ने 1935 में, यानी कि इसके बहुत दिन बाद, ये तो आपका 1865 में और 1869 में इसकी व्याख्या हो गई थी और ये लगभग 100 साल के बाद, यानी कि 70 साल के बाद लगभग किसका उत्पत्ति हुआ, परिस्थितिकी तंत्र का। जिन्होंने किस वैज्ञानिक ने नाम दिया परिस्थितिकी तंत्र का, एजी टेंसले ने इसका नाम दिया। किसने नाम दिया, एजी टेंसले ने नाम दिया। अब देखिए, इसकी जो परिस्थितिकी तंत्र आपका है, परिस्थितिकी तंत्र की अपनी एक कुछ विशेषता होती है। परिस्थितिकी तंत्र के ही बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत समझेंगे। तो इससे संबंधित आपकी परिस्थितिकी थी तो उसको हमने समझा दिया। तो अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं थोड़ा। परिस्थितिकी तंत्र की विशेषता, परिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो कि क्या क्या हैं। नंबर पहला कि इसका सुनिश्चित क्षेत्र होता है। सुनिश्चित क्षेत्र होता है। अब सुनिश्चित क्षेत्र का क्या मतलब है, जैसे देखिए, जो आपका इकोलॉजी है इसका कोई क्षेत्र नहीं होता। जितने जीवों का आपस में परस्पर संबंध होगा वह सभी किस में आएंगे, आपके इकोलॉजी में आएंगे। लेकिन इसका क्षेत्र जो है एक सुनिश्चित होगा, क्योंकि जो आपके जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ मिलकर के जो क्रियाएं करेंगे उससे जो इकाई का निर्माण होगा, जिस इकाई का निर्माण होगा वह क्या होगा, सुनिश्चित होगा, एक छोटे से क्षेत्र में होगा। क्या होगा, छोटे से क्षेत्र में। जैसे आप पाठ 1 पढ़ रहे होंगे जब जीवों का विकास, तो उसमें बताया गया था आपको कि जगह, खान-पान के और आवास के आधार पर जीवों में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे कहीं और का जो जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियाएं हैं वे अलग होंगी, कहीं और किसी और जगह के जो जैविक और अजैविक पदार्थों की आपस में क्रियाएं हैं वो किसी और प्रकार की होंगी। यानी कि इसका क्षेत्र छोटा छोटा होता है, सुनिश्चित होता है, छोटा छोटा होता है और क्या होता है, सुनिश्चित होता है। नंबर दूसरा है कि इसकी कार्यशील इकाई है, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है इसकी। यानी कि यह इकाई हमेशा क्या देखने को आपको मिलेगी, कार्यशील देखने को मिलेगी, हमेशा इनके मध्य आपस में क्रियाएं होती रहेंगी। नंबर तीन आपका है एक खुला तंत्र होगा, एक खुला तंत्र। खुला तंत्र का मतलब क्या है कि एक ऐसी आज़ादी इनके पास होगी कि जैसे अगर घास के पास कीड़ा जाता है घास को खाने के लिए, तो घास उसको क्या मना करता है, क्या कीड़ा घास को खाने के लिए स्वतंत्र है, तो ठीक उसी प्रकार से इसका एक खुला तंत्र होगा, यह हमेशा क्या रहेगा, स्वतंत्र होगा। और नंबर 4 आपका है इसकी अपनी उत्पादकता होगी, इसकी अपनी उत्पादकता होगी। अपनी उत्पादकता का कहने का मतलब यह है कि जैसे स्टार्टिंग में आपका क्या होता है कि जब घास या किसी भी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वह उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक, क्योंकि ये अपना भोजन, अपना काम, अपना क्रिया सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, यह दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहते, इसलिए इसकी अपनी क्या है, होती है, उत्पादकता होती है। इनके ऊपर भले दूसरा कोई निर्भर हो लेकिन इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये खुद से उत्पन्न होते
करते हैं। और नंबर 5 आपका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित हैं। इसके कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, 3 संघटक हैं इसके। 3 संघटक कौन कौन से हैं? 3 संघटक में इसमें एक तो आपकी है ऊर्जा, पहला नंबर ऊर्जा, और दूसरा नंबर जैविक घटक, जैविक, और तीसरा नंबर अजैविक। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है, आगे इसी के आधार पर आपका पूरा पाठ चलेगा। देखिए क्या है कि ऊर्जा के बारे में, जैसे जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ, कितने मात्रा में प्राप्त हुआ, हमने खाया तो हमारे शरीर में कितना लगा, ये सब का अध्ययन हम ऊर्जा के अंतर्गत करते हैं। जैविक यानी कि जो सजीव हैं, जीव जंतु जो हैं, और अजैविक जैसे हवा, पानी, जल, ये सब क्या हो गया? अजैविक घटक हो गए। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ न हो तो हम पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने के लिए हमें ये 3 घटक जो हैं ये एकदम कंपलसरी हैं ही हैं। ये 3 घटक हमें चाहिए ही चाहिए। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्यारा सा, फिर हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।